राज क्लासेज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले बेसिक जानकारी ले ली राजस्थान के बारे में। अब हम जिला दर्शन के रूप में राजस्थान का अध्ययन करते हैं। अब जिले दर्शन के रूप में राजस्थान के अध्ययन के साथ हम जो सर्वप्रथम जिला पढ़ेंगे वो आज पढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा? ब्यावर। देखिए दोस्तों, किसकी बात कर लेता हूं दोस्तों मैं? ब्यावर जिले की। ब्यावर जिला। अब हम ब्यावर जिले की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं कि कौन सी समिति के दौरान और कब राजस्थान में जिलों का गठन किया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि ब्यावर को किस नियम के अनुसार, किस समिति के अनुसार स्थापित किया गया। तो हम सभी को पता है दोस्तों, ब्यावर की चर्चा कर रहे हैं तो ब्यावर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं बेसिक जानकारी कि 21 मार्च, कितनी मार्च है दोस्तों? 21 मार्च सन 2022 को एक समिति बनी जिस समिति का नाम था रामलुभाया। कौन सी समिति बनी दोस्तों? रामलुभाया समिति बनाई गई राजस्थान सरकार के द्वारा ताकि नए जिले स्थापित कर सके। देखो, इस समिति के दौरान राजस्थान में 19 नए जिले प्लस 3 नए संभाग गठित किए गए। कितने जिले दोस्तों? 19 नए जिले और 3 नए संभाग गठित किए गए। इन जो जिलों की घोषणा हुई राजस्थान में लागू हुए, 19 जिले जो बने और राजस्थान में लागू हुए वो हुए थे दोस्तों 7 अप्रैल सन 2023 को। 7 अप्रैल सन 2023 को राजस्थान में घोषणा कर दी जाती है। कितने जिलों की दोस्तों? 19 नए जिलों की और 3 नए संभाग की घोषणा कर दी जाती है। इनके बारे में आपको पिछले क्लासों में बता चुका हूं, लेकिन आप आज जो चर्चा में रहेंगे बेटा, किसको लेकर रहेंगे? ब्यावर को लेकर, कि वास्तव में राजस्थान में जो ब्यावर बना वो किस किस से मिलकर बना, किस किस जिले से अलग हुआ, कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, सभी चीज़ों को लेकर इसके पूरी डिटेल से अपन को बात करनी है। देखो दोस्तों, बात किसकी कर रहा हूँ मैं? ब्यावर के। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो ब्यावर हैं, ये ब्यावर किससे अलग हुआ, तो याद रखना, जब भी अलग होने की बात आए तो आप क्या कहोगे? सर, अजमेर से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? अजमेर से अलग हुआ। दूसरी बात आ जाए कि ब्यावर कितने जिलों से गठित किया गया है, ब्यावर को कितने जिलों से बनाया गया है। तो ऐसे कंडीशन में याद रखना, कितने जिलों से दोस्तों? 4 जिलों से गठन। किसका गठन हुआ दोस्तों? ब्यावर का। कितने जिलों से हुआ? 4 जिलों से। कौन कौन से हैं? ध्यान देना। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों किसकी? अजमेर की। दूसरी बात करता हूं दोस्तों किसकी? पाली की। तीसरी बात करता हूं दोस्तों भीलवाड़ा की। और चौथी बात करता हूं दोस्तों किसकी? राजसमंद की। तो बेटा, पहली बात ये हो गई अपन की कि ब्यावर जो बना है वो किससे अलग हुआ है? अजमेर से तो अलग हुआ है, लेकिन कितने जिलों से बना है? तो जिले की बात आ जाए, कितने जिलों से मिलकर इसका गठन किया गया है, तो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद से ब्यावर का क्या किया गया बेटा? गठन किया गया। अब ब्यावर का गठन कर दिया 4 जिलों से मिलकर, तो बात तो ये भी आती है दोस्तों कि ब्यावर का गठन 4 जिलों से हो गया, तो इसमें अजमेर की कौन कौन सी तहसील या उपखंड को रखा गया, पाली की कौन सी तहसील उपखंड को रखा गया, भीलवाड़ा की कौन सी तहसील और राजसमंद की कौन सी तहसील और उपखंड से ब्यावर का निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, कितने उपखंड? यहाँ लिख देता हूँ 6 उपखंड, 6 उपखंड और 7 तहसील। 6 उपखंड और 7 तहसील से बेटा किसका निर्माण हुआ है? ब्यावर का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? ब्यावर का निर्माण हुआ है। कितने उपखंड से? 6 से और 7 तहसील से किसका निर्माण हुआ दोस्तों? ब्यावर जिले का निर्माण हुआ है। 7 तहसील से ब्यावर जिले का निर्माण हुआ है। देखो, उपखंड कौन कौन से? नंबर 1 पे बात करता हूं, क्या होगा? ब्यावर। अब ब्यावर की जो तहसील होगी वो भी क्या होगी दोस्तों? ब्यावर। दूसरी बात कर लेता हूं, मसूदा। अब मसूदा की जो तहसील होगी कौन सी होगी? मसूदा होगी। तीसरी बात कर लेता हूं दोस्तों, टोडगढ़। टोडगढ़ की जो तहसील होगी कौन सी होगी? टोडगढ़ होगी। चौथी बात कर लेता हूं दोस्तों, टोडगढ़ के बाद में बात कर लेता हूं दोस्तों किसकी?
मसूदा के साथ दोस्तों एक चीज हो रही है, उसका नाम है विजयनगर। विजयनगर मसूदा की बात कर लेता हूं थोड़ी सी दोस्तों, किसकी? विजयनगर की। क्योंकि दोस्तों मसूदा में दो तहसीलें हैं, कौन कौन सी हैं? मसूदा में दो तहसीलें हैं, एक तो मसूदा और दूसरी क्या है? विजयनगर। विजयनगर के बाद टोडगढ़ की बात करूं, टोडगढ़ में एक ही तहसील है, टोडगढ़। इसके बाद बात करूं दोस्तों तो आता है आपका जेतारण। जेतारण में कौन सी तहसील? जेतारण तहसील है। फिर आता है 6वें नंबर पे रायपुर। रायपुर से भी कौन सी तहसील? रायपुर तहसील है। फिर 6 नंबर पे जो आपका उपखंड है दोस्तों, वो आपका उपखंड है जो भीलवाड़ा से अलग किया गया था, बदनौर। बदनौर तहसील क्या होगी? बदनौर होगी। तो क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्यावर का जो निर्धारण है, जो गठन हुआ है, जो ब्यावर का गठन हुआ है दोस्तों, किस किस से मिलकर हुआ है? ब्यावर, मसूदा, टोडगढ़। इसके बाद जेतारण, रायपुर, बदनौर, ये 6 क्या हैं? ब्यावर के उपखंड हैं। तहसीलें कितनी हैं? 7। कौन कौन सी? ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, टोडगढ़, जेतारण, रायपुर और बदनौर। इसके साथ में एक चीज क्लियर करवा देता हूं दोस्तों, वो चीज क्या है कि ये प्रथम जो 4 तहसीलें हैं, ये प्रथम 4 तहसीलें कहां से ली गई हैं? ब्यावर की। प्रथम 4 तहसीलें कहां से दोस्तों? ब्यावर की हैं। जेतारण और रायपुर ये दोनों कहां से लिए गए हैं दोस्तों? पाली से लिए गए हैं। इसके बाद बदनौर की बात करूं तो बदनौर कहां से लिया गया है? भीलवाड़ा से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों? भीलवाड़ा से लिया गया है। अरे कौन से तहसील है, कौन सा उपखंड? बदनौर उपखंड कहां से लिया गया है? भीलवाड़ा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ब्यावर, मसूदा, विजयनगर और टोडगढ़ तो जो तहसीलें हैं वो कहां से ली गई हैं? ब्यावर से। जेतारण और रायपुर कहां से लिया गया है? पाली से। और बदनौर कहां से लिया गया है? भीलवाड़ा से। कहां से दोस्तों? भीलवाड़ा से। अगर मैं मैप की बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों कि आपका छोटा सा क्या है, ये ब्यावर है। ब्यावर है। देखो दोस्तों, इसी ब्यावर में 2 उपखंड जोड़ रखे हैं। वो कौन कौन से ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए इसी ब्यावर में इधर पाली की तरफ से जो लिया गया है वो एक तो लिया गया है जेतारण। पाली की तरफ से कौन जोड़ दिया गया दोस्तों? जेतारण। और जेतारण के बाद जोड़ दिया रायपुर। ये दोनों क्षेत्र तो कहां से लिए गए दोस्तों? पाली से। फिर रायपुर के बाद बात करूं तो थोड़ा सा नीचे दोस्तों, इधर आता है टोडगढ़। क्या आता है दोस्तों? टोडगढ़। और टोडगढ़ की बात करूं तो दोस्तों छोटा सा तो ब्यावर है। और टोडगढ़ की बात करूं तो यहां पर आता है आपका विजयनगर। और विजयनगर के ऊपर आता है दोस्तों मसूदा। क्या आता है दोस्तों? मसूदा। अब मसूदा के जस्ट नीचे की बात करूं दोस्तों, जो भीलवाड़ा से लिया गया है उसका नाम क्या है दोस्तों? बदनौर किसका हिस्सा है दोस्तों? भीलवाड़ा का। किसका हिस्सा है? भीलवाड़ा का। ये 2 क्षेत्र हैं आपको यहां से यहां तक का जो नजर आ रहा है दोस्तों, ये क्षेत्र अलग हुआ है किससे दोस्तों? अजमेर से। तो आपकी ये चीज भी क्लियर रहनी चाहिए दोस्तों कि पाली जिले से ब्यावर के निर्माण में कौन कौन से तहसील उपखंड लिए गए हैं? जेतारण और रायपुर। अजमेर से कौन कौन से तहसीलें अलग हुई हैं? तो टोडगढ़, ब्यावर, विजयनगर और मसूदा कहां से अलग हुई है? अजमेर से। उसके बाद बात करो दोस्तों तो भीलवाड़ा से क्या लिया गया है? बदनौर। लेकिन मैंने एक बात की थी कि मैंने कहा कि दोस्तों कितने जिलों से ब्यावर का निर्माण हुआ, तो मैंने राजसमंद की भी चर्चा की थी। तो राजसमंद के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं दोस्तों, जस्ट इसके नीचे कौन सा जिला आता है? उसका नाम है राजसमंद। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि राजसमंद का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये इतना सा क्षेत्र है जो अभी आपका ब्यावर में नहीं है। किसमें नहीं है दोस्तों? ब्यावर में नहीं है। देखो ये टुकड़ा है किसका? राजसमंद का। अगर अभी विवाद चल रहा है इस टुकड़े पर, क्योंकि जब ब्यावर के अंदर ये टुकड़ा गया किसका? राजसमंद का, तो सीधी सी बातें हैं, ये टुकड़ा किस में जाना है? ब्यावर में जाना है। लेकिन अभी मैं पहले बता दूं दोस्तों, अभी इस पर क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। अगर विवाद खत्म नहीं होता तो याद रखना ब्यावर का निर्माण 3 ही जिलों से मिलकर हुआ है, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, ना कि राजसमंद से। एक फैक्ट में आपका क्लियर करवाते हुए चलूंगा दोस्तों, तो यहां तक कि आपको बात समझ में आएगी। देखो दोस्तों आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा आगे चलता हूं और क्या क्या बातें हैं ध्यान दीजिए दोस्तों। इसके बाद बात करता हूं दोस्तों किसकी? क्या तो ब्यावर का निर्माण हो गया। अब बात करता हूं कि ब्यावर की जो सीमा है वो कितने जिलों से लगती है।
ब्यावर की सीमा राजस्थान के 7 जिलों से लगते हैं। ब्यावर की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है दोस्तों? 7 जिलों से लगते हैं। तो पहले नंबर पे कौन आता है दोस्तों? अजमेर। दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों नागौर। तीसरे नंबर की बात करूं दोस्तों जोधपुर, और भी कौन सा? ग्रामीण। क्योंकि दोस्तों आपको पता है एक तो खुद जोधपुर है, एक जोधपुर ग्रामीण है, एक फलोदी है। जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर ग्रामीण के बाद कौन आता है दोस्तों? पाली। पाली के बाद आता है दोस्तों आपका राजसमंद। राजसमंद के बाद आता है आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद आता है दोस्तों केकड़ी, जो कहां से लगा हुआ है दोस्तों? केकड़ी अजमेर का ही हिस्सा है। अजमेर के 2 टुकड़े कर दिए गए, 3 टुकड़े कर दिए गए, एक बन गया ब्यावर, एक बन गया केकड़ी, और एक क्या हो गया दोस्तों? अजमेर हो गया। तो कितने जिले के साथ ब्यावर सीमा बनाता है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्यावर कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अरे कौन कौन सा? अजमेर है, नागौर है, जोधपुर ग्रामीण है, पाली है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है और केकड़ी है। इन जिलों से मिलकर किसका निर्माण हुआ दोस्तों? ब्यावर का निर्माण हो। थोड़ा सा और आगे चर्चा कर लेते हैं। 7 जिले आ गए, 6 उपखंड हो गए, 7 तहसीलें हो गई, सीमा बना ली। इसके बाद बात करता हूं किसकी? तो देखो दोस्तों वर्तमान में यहाँ का जो कलेक्टर है, वर्तमान में यहाँ का जो कलेक्टर है और यहाँ का जो एसपी है, कि वर्तमान में कौन इस जिले का संचालन करेगा, यहाँ का कलेक्टर किसे बनाया गया है, और दोस्तों ध्यान देना इस जिले का एसपी किसे बनाया गया है। तो ध्यान देना जो कलेक्टर हैं वो हैं रोही तासवर सिंह तोमर। कौन है दोस्तों? रोही तासवर सिंह तोमर को यहाँ का क्या बनाया गया है दोस्तों? कलेक्टर बनाया गया है। यहाँ का जो एसपी है वो है नरेंद्र सिंह। एसपी कौन है दोस्तों वर्तमान में ब्यावर का? नरेंद्र सिंह है। ये दोनों व्यक्ति, ये एसपी और कलेक्टर हैं जो ब्यावर का क्या करेंगे दोस्तों? संचालन करेंगे। इनको चुना गया है, ब्यावर का कलेक्टर इनको बनाया गया है और एसपी नरेंद्र सिंह को बनाया गया है। इसके बाद बात कर लेता हूं दोस्तों किसकी? सामान्य परिचय की बात करें दोस्तों। अभी तक ब्यावर की सामान्य परिचय की बात करें, देखो दोस्तों तो हमने बात यहाँ तक कर ली कि ब्यावर का निर्माण किस किससे हुआ, ब्यावर से अलग हुआ। इसके बाद थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं किस चीज़ की दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि ब्यावर का या ब्यावर की स्थापना, ब्यावर की स्थापना। तो दोस्तों ब्यावर की जो स्थापना हुई थी वह 5 जनवरी, कितनी जनवरी दोस्तों? 5 जनवरी 1836 में हुई थी। तो दोस्तों ब्यावर की जो स्थापना हुई वो 5 जनवरी 1836 में हुई। अरे ब्यावर की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, सभी बातों के लिए दो राजस्थान का मैप समझिए दोस्तों। थोड़ा सा मान लीजिए आपका क्या है दोस्तों, ये आपका राजस्थान है। ध्यान देने वाली बात है, आपके राजस्थान में ये है आपके अरावली पर्वतमाला। अब अरावली पर्वतमाला में आपका अजमेर मध्यवर्ती अरावली का मध्यवर्ती जिला हुआ करता था। इसी मध्यवर्ती जिले से एक टुकड़ा है तो क्या कहलाया दोस्तों? आपका ब्यावर कहलाया। इसी मध्यवर्ती जिले से एक टुकड़ा क्या कहलाया? आपका ब्यावर कहलाया। आप सभी को पता हो दोस्तों, इधर आता है आपका आमेर, इधर आता है आपका मारवाड़, इधर आता है आपका मेवाड़। देखो दोस्तों ब्यावर की स्थापना कब हुई? 5 जनवरी 1836 में हुई। और किसने की थी यह भी बता देता हूं। ब्यावर का निर्माण, जो निर्माण किया था वो किसने किया था? ध्यान देना दोस्तों, जॉर्ज डिक्सन द्वारा। जॉर्ज डिक्सन द्वारा दोस्तों किसकी स्थापना की गई? ब्यावर की। लेकिन स्थापना क्यों की गई इसका रीजन भी देखना दोस्तों, ध्यान देना। अंग्रेजों के समय की बातें हैं कि देखो दोस्तों यहाँ पर एक सैन्य छावनी हुआ करती थी, ब्यावर को बनाया था अंग्रेजों के सैनिक छावनी के रूप में। क्यों? ताकि आमेर, मारवाड़ और मेवाड़ रियासत में क्या कर सके? नियंत्रण कर सके। कौन नियंत्रण? अंग्रेज सरकार, अंग्रेज हुकूमत आमेर, मारवाड़ और किस पर दोस्तों? मेवाड़ पर क्या कर सके दोस्तों? नजर रख सके। इसके लिए दोस्तों कौन से केंद्र की स्थापना की थी? ब्यावर की। और ब्यावर का जो केंद्र था यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया था, याद रखना दोस्तों, ये राजस्थान के प्रथम नगर परिषद के रूप में जानी जाती है। एक बोर्ड लगा दिया गया था दोस्तों यहाँ पर, कहाँ पर? ब्यावर सीमा पर, जिसमें लिखा था बी और इसका मतलब होता है दोस्तों सावधान रहे।
इसका मतलब ये है कि ये अंग्रेजों की है कि क्या है, सैनिक की छावनी है। अगर इसमें आप प्रवेश करते हो तो यहाँ पर क्या रहे, सावधान रहे। क्यों? क्योंकि किसके लिए गठित किया गया है, 3 आमेर, मारवाड़ और मेवाड़ रियासत को देख रेख के लिए, ये उसको अधीन करने के लिए किसका निर्माण किया गया है, ब्यावर का। और ब्यावर सीमा पर एक बोर्ड लगा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना घुसे, क्योंकि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति यहाँ पर नजर आता है तो उसको गोली मार दी जाएगी। तो बड़ा ये बोर्ड लगा हुआ था और इसी बोर्ड की वजह से क्षेत्र का नाम क्या हो गया, ब्यावर। बी एवर की वजह से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा दोस्तों, ब्यावर पड़ा। तो मैं कह सकता हूं कि बी एवरे यानी सावधान रहे शब्द से इस क्षेत्र का नाम क्या हुआ दोस्तों, ब्यावर हुआ। तो बात कर लेता हूं दोस्तों, इस क्षेत्र के उपनाम क्या क्या हैं। तो दोस्तों इस क्षेत्र को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान देना, इस क्षेत्र को जाना जाता है दोस्तों नया शहर, क्योंकि उस समय दोस्तों अंग्रेजों द्वारा एक नई सैन्य छावनी की स्थापना की गई थी। इसी कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया था दोस्तों, नया शहर। या फिर मैं कहूं परकोटो का शहर, या फिर इस क्षेत्र को जाना जाता है मेरवाड़ा। तो दोस्तों ब्यावर के 3 नाम आप लोगों के सामने हैं, नया शहर, परकोटो का शहर और मेरवाड़ा। कौन कौन सा, नया शहर, परकोटो का शहर और मेरवाड़ा। दोस्तों इसको परकोटो का शहर क्यों कहा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों, वो क्या बात है, देखिए दोस्तों ये आपका मान लीजिए ब्यावर है, ये आपका क्या दोस्तों, ब्यावर है। और ब्यावर में दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, इस प्रकार 4 रास्ते थे। किस प्रकार, इस प्रकार 4 रास्ते थे, 4 रास्ते। देखो जो ये रास्ता कहाँ की ओर जाएगा, ये रास्ता जो है ये जाता है दोस्तों आमेर की ओर, ठीक है। ये रास्ता जाता है दोस्तों मेवाड़ की ओर। ये रास्ता है दोस्तों जिधर से अपन का सूर्य उदय होता है, तो इस सूर्य, इसको क्या कहा गया, सूर्य पोल। इधर चंद्रमा दिखता है तो उसको क्या बोला गया, चांद गेट। ऊपर का क्या कहलाया दोस्तों, आमेरी गेट। और नीचे का क्या कहलाया, मेवाड़ी गेट। ध्यान देना। बट दोस्तों ब्यावर के मध्य से 4 गेट स्थापित किए गए हैं। तो एक ही रास्ता तो कहाँ लेके जाता है व्यक्ति को, आमेर की ओर यानी जयपुर की ओर लेके जाता है। दूसरा रास्ता जो किसकी तरफ है दोस्तों, पूर्वी राजस्थान की तरफ है, उसको क्या कहा गया, सूर्य पोल कहा गया या सूर्य गेट कहा गया। और जो पश्चिमी की तरफ जो रास्ता है वो क्या कहलाया, चांद गेट कहलाया। और जो दोस्तों मेवाड़ में जाने वाला रास्ता है वो क्या कहलाया, मेवाड़ी गेट कहलाया। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, इस ब्यावर में जो ये चौराया है, जो परकोटे हैं, इन परकोटों पर जो गेट लगे हुए हैं, याद रखना प्रत्येक गेट की जो ऊंचाई है वो 32 फुट है। 4 गेट जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 32 फुट। कौन कौन से गेट हैं, एक तो है दोस्तों सूरज पोल, दोस्तों हैं चांद गेट। इसके बाद आता है तो दोस्तों आमेर गेट, फिर आता है मेवाड़ी गेट। तो दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आमेर के मध्य में कितने गेट हैं, 4 गेट हैं। याद रखना इस आमेर के मध्य भाग की जो आकृति है वो भी याद रखना दोस्तों, जो आकृति है वो क्रॉस के समान है। किसके समान है, क्रॉस चिन्ह, क्रॉस चिन्ह के समान। तो दोस्तों जहाँ पर मेन मार्केट लगता है ब्यावर में, क्या लगता है दोस्तों, चूड़ियों को मार्केट लगता है ब्यावर में। तो आकृति कैसे, क्रॉस चिन्ह के जैसे क्या है दोस्तों आकृति है। तो यहाँ तक के दोस्तों कौन सी जानकारी है, बेसिक जानकारी है। ऐसा कीजिए दोस्तों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे भौगोलिक दृष्टि की बातें करते हैं। देखो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्या क्या बातें हैं
देखिए अपन को संपूर्ण ब्यावर पढ़ना है दोस्तों, कुछ नहीं छोड़ना है। कल्चर भी पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है, पूरा भौगोलिक दृष्टि से भी आपको ब्यावर को देखना है, कुछ नहीं छोड़ने वाला, मैं टेंशन नहीं लेना, बस आप तो पढ़ते रहो आराम से। इसके बाद बात करता हूं दोस्तों किसकी, थोड़ा सा राजस्थान के मैप समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये आपका क्या है, राजस्थान है। ध्यान देने वाली बात है, ये आपका क्या है दोस्तों, राजस्थान है। लेकिन राजस्थान से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, कुछ और भी क्षेत्र है, जैसे दोस्तों जेतारण है, मसूदा है, और मसूदा के अलावा दोस्तों एक तो जेतारण हो गया, एक मसूदा हो गया, एक खुद क्या हो गया दोस्तों, ब्यावर हो गया। और ब्यावर के बारे में हमने बात कर ली कि ब्यावर का जो निर्माण किया है वो जॉर्ज डिक्सन के द्वारा किया गया 1836 में। तो हम बात कर लेते हैं किसके दोस्तों, देखो दोस्तों किसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, मसूदा की। किसके बात कर लेते हैं दोस्तों, मसूदा। क्या यार मसूदा का निर्माण कैसे हुआ, या इसको किसने बनाया, इस क्षेत्र को किसने स्थापित किया, तो मसूदा को लेकर भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं दोस्तों। एक राजा है शहाबुद्दीन के सेनापति, शहाबुद्दीन के सेनापति की पुत्री मसूदा के नाम से, मसूदा के नाम से दोस्तों इस उपखंड या तहसील का नाम क्या पड़ा, मसूदा पड़ा। इसके बाद बात कर लेता हूं दोस्तों किसकी, अगले क्षेत्र की। इसका नाम क्या है दोस्तों, जेतारण। जेतारण का नाम, जेतारण क्षेत्र किसने बसाया था, तो ध्यान देना दोस्तों, राव सूजा ने राव उदा को यह क्षेत्र प्रदान किया था, किसने किया था दोस्तों, जेतारण को किसने प्रदान किया था, ये राव सूजा के अधीन था। राव सूजा ने बेटा किसको दिया, राव उदा को क्या कर दिया, क्षेत्र प्रदान कर दिया। ये जेतारण की बात हो गई। जेतारण की बात कर लेता हूँ दोस्तों किसकी, आपका ब्याव मसूदा है, जेतारण है। जेतारण के बाद कौन सा है भाई, मसूदा हो गया, और कौन कौन सा क्षेत्र है, परमार। इसके अलावा दोस्तों ब्यावर है। ब्यावर के बाद क्या पढ़ा आपने, मसूदा पढ़ लिया, मसूदा के बाद जेतारण पढ़ लिया, जेतारण के बाद टोटगढ़ पढ़ लिया, टोटगढ़ के बाद क्या पढ़ लिया हमने, बदनौर। वेरी गुड, बदनौर का स्थापना देखो, बदनौर देखो आप, बदनौर तो दोस्तों बदनौर क्षेत्र की स्थापना कैसे हुई, कि भाटों की भाइयों के अनुसार, भाटों की भाइयों के अनुसार 845 ईस्वी में बदना परमार द्वारा दोस्तों किसकी स्थापना की गई, बदनौर की। किस परमार के द्वारा, बदना परमार के द्वारा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है कि बदना परमार के द्वारा कौन सा क्षेत्र बसाया गया, बदनौर। याद रखना, राव सूजा ने राव उदा को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था, जेतारण। मसूदा नाम कैसे पड़ा, शहाबुद्दीन के सेनापति की पुत्री कौन है, मसूदा के नाम से क्षेत्र का नाम क्या रखा गया दोस्तों, मसूदा रखा गया। और ब्यावर तो मैंने आपको बता दिया, बीवर नामक बोर्ड लगा हुआ था, उसका मतलब होता है सावधान रहे। इसी बीवेयर का के वजह से इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया दोस्तों, ब्यावर हो गया। इसको बसाने वाला कौन है, जॉर्ज डिक्सन है। कौन है दोस्तों, जॉर्ज डिक्सन है। एक चीज और बता देता हूं इसके साथ ही, राजस्थान की पहली, किसके दोस्तों, राजस्थान की पहली नगर परिषद कौन है दोस्तों, ब्यावर है। राजस्थान की पहली नगर परिषद कौन है दोस्तों, ब्यावर है। यह भी बात क्लियर हो गई कि राजस्थान की पहली नगर परिषद कौन थी, ब्यावर थी। और छोटी छोटी बात कर लेता हूं, देखो दोस्तों क्या बात कर लेता हूं, ध्यान देने वाली बात है। ब्यावर के बारे में सामान्य जानकारी दोस्तों, अब इसकी भौगोलिक स्थिति, यहाँ का कल्चर पढ़ना है, यहाँ का इतिहास पढ़ना है, तमाम बातें करनी है दोस्तों अपन को। देखो दोस्तों पहले अपन थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ब्यावर के बारे में। इसके अलावा देखो ध्यान देना, जॉर्ज हॉल दोस्तों, जॉर्ज हॉल ने कब की बातें हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद,
देखो क्या बात हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। देखो दोस्तों कौन सा अंग्रेज है? जॉर्ज हॉल। जॉर्ज हॉल ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक तोप प्रयोग की गई थी दोस्तों युद्ध के अंदर। उस तोप को कौन सी जगह स्थापित किया गया? ब्यावर में स्थापित किया गया यहाँ पर। और चाचा नेहरू का क्या बना दिया दोस्तों? पुतला बना दिया। किसके बाहर? इस नगर परिषद के बाहर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की पहली नगर परिषद के बाहर क्या क्या वस्तु रखी हुई है, तो पहली चीज क्या है दोस्तों? चाचा नेहरू। पहली चीज क्या है दोस्तों? चाचा नेहरू की प्रतिमा। दूसरी क्या है दोस्तों? इसी नगर परिषद के बाहर एक क्या रखी हुई है दोस्तों? तोप रखी हुई है। क्या रखी हुई है दोस्तों? तोप, जिसका प्रयोग कहाँ किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में इसका क्या किया गया था दोस्तों? प्रयोग किया गया था। यह तोप किसके बाहर रखे हुए हैं? राजस्थान की पहली नगर परिषद के बाहर जो ब्यावर में स्थित हैं, वहां पर ये दो चीजें आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। इसके बाद थोड़ी सी और बात कर लेता हूं, किसको लेकर दोस्तों? ब्यावर को लेकर। तो देखो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक की बात समझ में आए तो थोड़ी सी किसकी चर्चा कर लेते हैं? भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति, ब्यावर की भौगोलिक स्थिति की बात करता हूं दोस्तों, तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये है आपकी अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला दोस्तों? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला में ये है आपका ब्यावर। मान के चलिए दोस्तों ये क्षेत्र आपका ब्यावर है। अब क्वेश्चन ही आ जाए कि देखो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बातें हैं, ये पूरी की पूरी अरावली पर्वतमाला है, ये आपका ब्यावर है। ये आपका क्या है दोस्तों? ब्यावर है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो ब्यावर सीमा बनाता है वो अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और केकड़ी के साथ बनाता है। इसके अलावा यहाँ सोचने वाली क्या बात है दोस्तों? देखो सोचने वाली बात ये है कि जो इतना सा हिस्सा है जो लमसम 10% है, और इधर का जो हिस्सा है अरावली के साथ वो कितना परसेंट है? 90% है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ब्यावर का, किसका दोस्तों? ब्यावर का 10% हिस्सा क्या है? मरुस्थलीय है, और 90% क्या है? पर्वतीय। ये मैं कहूँ अरावली ये 90% हिस्सा किस में आता है? ब्यावर का किस में आता है दोस्तों? 90% अरावली के अंदर आता है या पर्वत के अंदर स्थित है, और 10% का मरुस्थल में आता है। किसका हिस्सा दोस्तों? ब्यावर का हिस्सा। इसके बाद बात कर लेता हूँ दोस्तों, इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है, इस क्षेत्र में क्या होती है दोस्तों? वर्षा होती है। यहीं पर लिख देता हूँ दोस्तों, इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो होती है 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक। इस क्षेत्र में जो वर्षा देखने को मिलती है वो कितने सेंटीमीटर मिलती है दोस्तों? 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा देखने को मिलती है। और जहाँ यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती हैं वो दोस्तों कौन सी वनस्पति? धोक वन या धोक वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति? धोक वनस्पति पाई जाती हैं। यहाँ की दोस्तों किसकी बात कर लेता हूँ? जलवायु की। यहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु कैसे है दोस्तों? उप आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाएगी दोस्तों? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? आपके ब्यावर में। अगर भौगोलिक स्थिति के अनुसार बात कर ली जाए तो बताओ दोस्तों कितना प्रतिशत ब्यावर का हिस्सा मरुस्थलीय है? 10%। कितना प्रतिशत पर्वतीय अरावली है? 90% है। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? ये आपको पता ही लग गया। दूसरी बात, वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। अगली बात, वनस्पति कौन सी पाई जाती है? धोक वन या धोक वनस्पति पाई जाती है। और जलवायु कौन सी पाई जाएगी? उप आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसके बाद किसकी बात होगी दोस्तों? अपन को बेसिक जानकारी की बात हो गई। अब बात करता हूँ कि अरावली के कितने हिस्से हैं दोस्तों? 3 हिस्से हैं। अरावली के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। तो थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ भौगोलिक स्थिति में। ध्यान देना दोस्तों, भौगोलिक स्थिति की बात कर लूँ तो देखो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, भौगोलिक स्थिति हो गई। इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों मैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों एक बार। वेरी गुड। तो दोस्तों इसके बाद बात करता हूँ, देखो क्या बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों ये आपकी अरावली पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के कितने हिस्से हैं दोस्तों? 3 हिस्से। ये है उत्तरी अरावली, ये है आपके दक्षिणी अरावली, ये है आपकी मध्य अरावली। देखो दोस्तों मध्य अरावली ये है आपकी। क्वेश्चन आ जाए आपका कि मध्य अरावली में कितने जिले आते हैं, तो याद रखना 2, वर्तमान में 2।
एक तो ब्यावर और दूसरा कौन सा है प्लस अजमेर। पहले दोस्तों मध्य अरावली के अंतर्गत एक ही जिला आता था, इसका नाम क्या था, अजमेर। और दोस्तों यहाँ से जो यहाँ की तक की पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ कहलाती हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ कहलाती हैं दोस्तों, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं, जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक फैली हुई है। यहाँ से यहाँ तक का मतलब ही बता दूँ मैं, देवगढ़ कहाँ से दोस्तों, राज संबंध से, देवगढ़ राज संबंध से कहाँ तक दोस्तों, सांबर जयपुर तक। कहाँ तक, सांबर जयपुर तक ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, जो किस नाम से जानी जाती हैं दोस्तों, मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। किस पहाड़ियों के नाम से, मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। तो देखो दोस्तों सभी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भौगोलिक स्थिति में मैं लिख देता हूँ दोस्तों, क्या लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ से चलते हैं भौगोलिक स्थिति में। कौन से अरावली है, मध्य अरावली। अब मध्य अरावली में दोस्तों कितने जिले आते हैं, 2। एक तो कौन सा है, ब्यावर। अब ब्यावर प्लस एक क्या है दोस्तों, अजमेर। ये 2 जिले वर्तमान में मध्य अरावली में आते हैं। ध्यान देना, देखो दोस्तों मध्य अरावली में आते हैं, और यहाँ पर जो पहाड़ी है इसका नाम क्या है दोस्तों, मेरवाड़ा की पहाड़ी। और जो मेरवाड़ा की पहाड़ी है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं, ये भी बता देता हूँ दोस्तों मैं। देवगढ़ राजसमंद से सांबर जयपुर तक फैली हुई है। कौन से पहाड़ी दोस्तों, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं, देवगढ़ से कहाँ तक बेटा, देवगढ़ से सांबर जयपुर तक फैली हुई हैं। इनका कार्य क्या है वो भी देखिए दोस्तों। इधर आता है आपका मारवाड़, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इधर आता है आपका मारवाड़, ध्यान देना दोस्तों, ये हिस्सा है मारवाड़। इधर का हिस्सा है दोस्तों कौन सा, मेवाड़। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, जो मध्य अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, ध्यान देना दोस्तों, जो मध्य अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये मारवाड़ को मेवाड़ से, या मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, देखो मारवाड़ स्थल को, किसको, मारवाड़ स्थल को मेवाड़ के पठार से क्या करती हैं, अलग करती हैं। अरे कौन सी पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किसको अलग करती हैं, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो दोस्तों एक बात यहाँ लिख देता हूँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किसको, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से, किससे दोस्तों, पठार से अलग करती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विशेष प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। कौन से दर्रे पाए जाते हैं दोस्तों, इन अरावली की या मेरवाड़ा की पहाड़ियों में विशेष प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, देखिए दोस्तों ये आपका राजस्थान है। अब दर्रे का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों ये 2 पहाड़ियाँ हैं, 2 पहाड़ियों के बीच का जो संकीर्ण मार्ग होता है ये क्या कहलाते हैं, दर्रे। दर्रे का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति इन दर्रों में होकर इस पहाड़ी को आर पार कर सकता है, इस तरफ से इस तरफ जाने का काम करते हैं। तो वहाँ पर कौन सी स्थिति आती है दोस्तों, दर्रे वाली। मैं कह सकता हूँ कि 2 पहाड़ियों के बीच का संकीर्ण मार्ग ही क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। अगर दर्रे की परिभाषा पूछी जाए तो याद रखना 2 पहाड़ियों के बीच का संकीर्ण मार्ग ही क्या होता है, दर्रा होता है। तो देखो दोस्तों ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ इस प्रकार से मध्य अरावली में फैली हुई हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इधर मैप बना देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, दर्रे देखने को मिलते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा दर्रा मिलेगा आपको, एक तो है बरदर्रा, दूसरा आता है बेटा परवेलिया, फिर आता है आपका सूराघाट, फिर आता है आपका दोस्तों सूराघाट के अलावा कौन सा दर्रा है, वो देखो तो शिवपुरी या शिवपुरी दर्रा। इस प्रकार के बेटा आपको यहाँ को दर्रे देखने को मिलेंगे। आइए एक दर्रा है जिसका नाम क्या है दोस्तों, पीपली दर्रा। देखो दोस्तों इससे मेरवाड़ा की पहाड़ियों में कितने दर्रे देखने को मिल रहे हैं, एक तो बरदर्रा है, एक परवेरिया, कौन सा है, परवेरिया, एक सूराघाट है, एक शिवपुरी दर्रा है, एक पीपली दर्रा है। यहाँ से ये दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन देखो दोस्तों ये बरदर्रा है,
ये बर्द दर्रा में एक NaH गुजरता है, NaH 162, जो जोधपुर को कहाँ से जोड़ता है, या मैं कह दूँ अजमेर, जोधपुर को अजमेर या किससे, जयपुर से जोड़ता है। तो एक क्वेश्चन ये देखो, बर्द दर्रे से कौन सा NaH गुजरता है, 162 NaH गुजरता है, जो जोधपुर से कहाँ जाने का मार्ग है, अजमेर या जयपुर जाने का मार्ग है। कौन से दर्रे से, बर्द दर्रे से, याद रखना दोस्तों। जो यहाँ का मेरवाड़ा की पहाड़ी का जो प्रमुख NaH है वो है NaH 58, जो सर्वाधिक विस्तृत रूप से फैला हुआ है कौन से क्षेत्र में, ब्यावर में। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ब्यावर का मुख्य NaH कौन सा है, तो NaH कौन सा है ब्यावर का मुख्य, NaH 58 है। और देखो दोस्तों, NaH 162 कहाँ से गुजरता है, बर्द दर्रे से होकर गुजरता है, जो कहाँ किससे जोड़ता है, जोधपुर को अजमेर से जोड़ता है। दूसरी बात, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का काम कौन करता है, तो याद रखना दोस्तों, दर्रे करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, दर्रे करते हैं। अगर अलग होने की बात आएगी तो पहाड़ी या पर्वतीय नदी आती है, और बेटा याद रखना जोड़ने का काम कौन करता है, दर्रे करते हैं। तो मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ, दर्रे क्या करते हैं दोस्तों, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ते हैं। मेवाड़ को मारवाड़ से क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। ये काम किसका है, दर्रों का है। और साथ में थोड़ी सी डिटेल में साथ में लिख देता हूं, थोड़ी सी डिटेल दोस्तों साथ में लिख देता हूं। देखिए दोस्तों, बात किसकी कर रहे हैं हम, दर्रे की। तो दोस्तों दर्रे, कौन कौन से दर्रे अपन को यहाँ पर देखने को मिलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियों में। एक तो है दोस्तों कौन सा दर्रा, बर्द दर्रा। दूसरा है परिवेरिया, फिर आता है पीपली दर्रा, फिर आता है आपका सुरा घाट के बाद आता है आपका शिवपुर दर्रा। ये दर्रे हैं, इसमें से दोस्तों ध्यान देना, बर्द दर्रे से, किससे दोस्तों, बर्द दर्रे से एक मार्ग, एक NaH गुजरता है। NaH कौन सा है, 162। ये NaH 162 जो क्या करता है दोस्तों, जोधपुर से अजमेर या जयपुर जाने का मार्ग है। कहाँ से, जोधपुर से। याद रखना, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का मुख्य NaH कितना है दोस्तों, 58 है। ये बात भी आपको याद रखनी है। दोस्तों किसकी बात कर ली हमने, दर्रे की। किसकी बात कर ली, दर्रों की। किसकी बात कर ली, कौन किसको अलग करता है और कौन किसको जोड़ता है। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, कि यहाँ पर मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है दोस्तों, टोडगढ़। कौन सी चोटी है, टोडगढ़ चोटी। कितनी ऊंची है दोस्तों, ये 933 मीटर ऊंची है। मैं कह सकता हूँ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना दोस्तों, टोडगढ़ चोटी। लेकिन टोडगढ़ से संबंधित और भी हम बात कर लेते हैं। एक बात और कर लेते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है, टोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, टोडगढ़ दुर्ग। तो एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा स्थापित करवाया गया था, इसका नाम है कर्नल जेम्स ट्रोड। याद रखना दोस्तों, कर्नल जेम्स ट्रोड के द्वारा कौन सा दुर्ग बनाया गया, टोडगढ़ दुर्ग। क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है कई राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा स्थापित करवाया गया था, उस दुर्ग का नाम क्या है दोस्तों, टोडगढ़ दुर्ग है। जो किसके द्वारा स्थापित करवाया गया, कर्नल जेम्स ट्रोड के द्वारा। दोस्तों एक कुछ नहीं छोड़ना है, जम के पढ़ना है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ चैनल पर ध्यान देना है, टोडगढ़ दुर्ग क्लास के ऊपर ध्यान देना है दोस्तों। देखो दोस्तों, टोडगढ़ दुर्ग किसने बनाया, कर्नल जेम्स ट्रोड ने। दोस्तों यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है, अभयारण्य क्या है दोस्तों, अभयारण्य है। उस अभयारण्य का नाम है रावली टोडगढ़ अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य दोस्तों, यहाँ पर इसी पहाड़ी पर, मेरवाड़ा की पहाड़ी पर या ब्यावर में एक अभयारण्य है, इसका नाम क्या है, रावली टोडगढ़ अभयारण्य। दोस्तों ये किसके लिए जाना जाता है, याद रखना दोस्तों, रीछ व किसके लिए दोस्तों, खरगोश के लिए।
कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? रीछ और खरगोश के लिए। देखो टोडगढ़ चोटी है जो कितनी है? 333 मीटर है, जो मध्य रावली की सबसे ऊंची क्या है दोस्तों? चोटी है। यहाँ टोडगढ़ दुर्ग है, किसने बनाया था? एक अंग्रेज अधिकारी जो क्या है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का इतिहासकार भी से कहा जाता है। और यहाँ पर एक अभ्यारण्य मिलता है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, जिसमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? रीछ और खरगोश। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर एक जेल भी है जिसका नाम है टोडगढ़ जेल। अब टोडगढ़ जेल के बारे में क्यों बता रहा हूँ दोस्तों मैं? क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, जब हम किसान आंदोलन पढ़ते हैं, कौन से आंदोलन पढ़ते हैं? किसान आंदोलन पढ़ते हैं। जब आपको एक क्रांतिकारी का नाम तो याद होगा, भूप सिंह। अरे भूप सिंह नहीं समझ में आए तो याद रखना विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक दोस्तों, भूप सिंह तो भूल जाओगे, लेकिन विजय सिंह पथिक को कैसे भूलोगे? याद रखना भूप सिंह, इसी का दूसरा नाम क्या है? विजय सिंह पथिक। ध्यान देना दोस्तों, किसको? गोपाल दास खर्रे, गोपाल दास खर्रा या गोपाल दास खर्रा है दोस्तों। गोपाल दास खर्रा, इन दोनों को इस टोडगढ़ जेल में नजरबंद किया था, यानी मैं कह सकता हूं कैद किया गया था किसान आंदोलन के दौरान। किस किस को दोस्तों? भूप सिंह, इसका दूसरा नाम क्या है? विजय सिंह पथिक, याद रखना। और कौन है? गोपाल दास खर्रा। इन दोनों को कौन से जेल में? टोडगढ़ जेल में कैद किया था। इसके अलावा दोस्तों दुर्ग की बात कर ली, मैं यहाँ कुछ किलों की भी बात कर लेता हूँ कि ब्यावर में कौन कौन से किले हैं। किले की बात करें तो दोस्तों ध्यान देना, चिंग का किला या चिंग किला, एक तो किला है चिंग, एक आता है बेटा दोस्तों आपका 12वां किला, एक आता है आपका श्यामलगढ़ किला। अगर हम ब्यावर की बात करें तो ब्यावर में आपको कितने किले देखने को मिलेंगे? 3 किले देखने को मिलेंगे, चिंग किला, 12वां किला और श्यामगढ़ किला। 3 किले और एक क्या मिलेगा दोस्तों? आपको दुर्ग देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? कर्नल जेम्स टोड ने। अगर दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो दोस्तों अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने किसकी बात कर ली? अभ्यारण्य की बात कर ली, दुर्ग की बात कर ली, किलों की बात कर ली, थोड़ी सी और भी बात कर लेते हैं दोस्तों। सामान्य दर्रे की बात कर ली, इसके अलावा क्या क्या बातें करनी है उसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ठोक के पढ़ना है, संपूर्ण पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है ब्यावर के बारे में, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और सामने वाले को जवाब देना है। अरे कुछ नहीं बदला, ऐसे मान के चलो कुछ नहीं बदला। देखो दोस्तों दर्रे के बाद में बात करता हूँ किसकी? नदियों की। कि इस ब्यावर से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, किस किस नदियों का संबंध है? देखो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ कौन सी नदी? लूनी नदी। कहाँ से निकलती हैं? नाग की पहाड़ी से। और नाग की पहाड़ी कहाँ पर है? अजमेर में है, अजमेर में है। देखो दोस्तों ये है आपका राजस्थान। देखो दोस्तों ये अरावली पर्वतमाला है, और अरावली पर्वतमाला से एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है दोस्तों? नागी की पहाड़ी। और नागी की पहाड़ी से निकलते हुए नागौर में प्रवेश करते हुए जैसे कहाँ पहुँचते हैं दोस्तों? आपके ब्यावर में पहुँचते हैं। तो ब्यावर में इसी नदी के किनारे देखो दोस्तों, इसी नदी के किनारे एक तहसील है, उपखंड है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जेतारण। अब क्वेश्चन आ जाए कि जेतारण कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। यानी ब्यावर में एक नदी बहती है जिसका नाम है लूनी, याद रखना जेतारण। जेतारण इसी नदी के किनारे है, इसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद दूसरी नदी की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों दुपली नदी हो गई, दूसरी नदी है आपकी खारी नदी। खारी नदी। अब दोस्तों खारी नदी का संबंध भी किससे है? ब्यावर से। क्यों संबंध है ब्यावर से? देखो दोस्तों विजयनगर है जो आपका, कौन सा क्षेत्र दोस्तों? विजयनगर है। तो कौन सा नगर? विजयनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। तो अगर मैं बात करूं तो आपके ब्यावर जिले से कितनी नदियों का संबंध है? 2 नदियों का। कौन कौन सी होगी दोस्तों? लूनी नदी और कौन सी होगी? खारी नदी। इसके बाद बात करता हूं किसके दोस्तों? कि ब्यावर से कौन सा बांध, किसकी बात कर लेता हूं दोस्तों? बांध की। कौन सा बांध ब्यावर में प्रमुख है? कौन से बांध का पानी आपको ब्यावर में मिलता है? तो दोस्तों बांध की बात आ जाए तो बांध है आपका, बांध का नाम क्या है भाई?
कहाँ गया बांध? तो दोस्तों बांध का नाम तो थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा, जैसे आएगा मैं आपको बिल्कुल अपडेट कर दूंगा, बता दूंगा कि बांध का नाम क्या है। देखो दोस्तों, ये किसकी बात हो गई? नदियों की बात हो गई। और नदियों के अलावा दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उसकी बात कर लेता हूँ। इस ब्यावर क्षेत्र से जो खनिज पाए जाते हैं और कौन कौन से पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं दोस्तों कौन कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? एक तो पाए जाता है एस्बेस्टॉस खनिज, एक पाया जाता है कल्ले, कल्ले या चाइना कल्ले। कौन सा दोस्तों, कौन सा खनिज? चाइना कल्ले या कल्ले चाइना। और एक पाया जाता है आपका सल्फेपार। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं दोस्तों? एस्बेस्टॉस, कल्ले चाइना और सल्फेपार नामक खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। खनिज के अलावा क्या बात करिए दोस्तों? नदियों की बात हो गई, नदियों के अलावा दर्रे की बात हो गई, दर्रे के बाद अलावा पहाड़ियों की बात हो गई, पहाड़ियों के अलावा अपन की किसकी बात हो गई दोस्तों? किसकी बात हो गई? पहाड़ियों के अलावा दर्रे हो गए। इसके अलावा हमने बात कर ली किसकी? खनिज की। और खनिज के अलावा दोस्तों भौगोलिक स्थिति में अपन और क्या जान लेते हैं? देखिए दोस्तों, सोचने वाली बातें हैं भौगोलिक स्थिति में और क्या क्या चीज़ यहाँ की प्रमुख हैं। बाकी इतिहास और कल्चर की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले भौगोलिक दृष्टि से अपन इसको ब्यावर को देख लेते हैं कि यहाँ की क्या क्या बातें और विशेष हैं। देखो दोस्तों, और क्या क्या बातें विशेष हैं। नदी हो गई, नदी के बाद खारी नदी हो गई, विजयनगर कल्ले खनिज हो गया। खनिज के अलावा क्या क्या बची हुई चीज़? अभ्यारण्य हो गया। अभ्यारण्य के अलावा मुझे नहीं लगता दोस्तों कि भौगोलिक स्थिति को लेकर कोई चीज़ आप लोगों की छुट्टी होगी। हमने गेट पढ़ी लिए, भौगोलिक स्थिति पढ़ी ली, तो देखो दोस्तों भौगोलिक स्थिति तक हमने पढ़ लिया। इसका मतलब है अब नेक्स्ट जो क्लास होगी, इसका सेकंड जो पार्ट होगा, उसमें हम किसके बारे में? इतिहास के बारे में और कल्चर के बारे में चर्चा में रहेंगे। तो दोस्तों मिस मत करना इस क्लास को, पूरी डिटेल से आपको क्लास मिल रही है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं तभी तो कंपटीशन तोड़ेंगे। और तोड़ना है दोस्तों, अरे कंपटीशन फाइट करके दिखाना है, मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूरी तरह से पूर्ण रूप से आपको पूरे एक एक जिले के बारे में मनोयोग से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इतना कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। तो दोस्तों अपने मतलब की बात ना करें, थोड़ा सा लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय श्री राम।